हेलो बच्चों, नमस्कार। बालो तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम लोग माइक्रो और मैक्रो का पूरा रिवीजन एक शॉट में करवा देंगे। तो माइक्रो का रिवीजन तो हो चुका है और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के वीडियो में मैक्रो। पूरा का पूरा मैक्रो वन शॉट में आपको रिवाइज करनी है आज। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि माइक्रो और मैक्रो दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसको आपको ज्यादा फोकस करने हैं, जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और फाइनल के लिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उस पर आपको ज्यादा फोकस करनी है। तो चलिए लेट ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुड्स के बारे में। सर सबसे पहले डिफाइन किया गया है गुड्स को, वस्तुएं कितनी तरह की होती है। तो ध्यान रखोगे, अगर आपका शॉर्ट नोट्स में आता है कंजम्पशन गुड्स, इसको कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो यहां गुड्स को डिफाइन किया गया है दो में, एक हो गया कंजम्पशन गुड्स और एक हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर जो खरीदता है। कंज्यूमर दो तरह के गुड्स खरीदता है, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स खरीदता है। तो कंजम्पशन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर अपने नीड्स, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए खरीदता है। तो आप ये कंजम्पशन गुड्स भी लिख सकते हैं जो कंज्यूमर बाय करता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। ये दो तरह की होती है, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स होती है टिकाऊ वस्तुएं, मतलब वैसी वस्तुएं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चले। अगर कंज्यूमर ने एक बार खरीद लिया है तो वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होती, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स गैर टिकाऊ वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती है, जिसको हम लोगों को बार बार खरीदना पड़ता है, जैसे ब्रेड, बटर, फूड आइटम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। तो याद रखोगे, नॉन ड्यूरेबल मतलब गैर टिकाऊ, तुरंत खराब होने वाली, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चलेगी, और ड्यूरेबल गुड्स मतलब टिकाऊ वस्तुएं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगी। अब आते हैं प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर गुड्स क्या क्या खरीदता है। तो उत्पादक वस्तुएं क्या है सर? इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? तो नॉर्मल अगर हम देहाती लैंग्वेज में समझें तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल। याद रखोगे, रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल, हाँ, जिसने अभी तक बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, दे आर नॉट रेडी टू यूज। समझ में आई बात? कहने का मतलब यह है कि वैसी चीजें जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है यूज करने के लिए, मतलब वो अधविकसित है। ठीक है, मतलब आधी विकसित की गई है या आधी बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल समझोगे कि अगर मान लो हमने एक पेड़ काटा और एक पेड़ काटकर उसकी लकड़ियां निकाली, समझ गए, टिम्बर, और उससे मैंने प्लाईवुड निकाला, काटकर मैंने शीट निकाली। आपने प्लाईवुड देखा होगा। अच्छा, मैंने प्लाईवुड निकाल लिया, क्या प्लाईवुड को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो? क्या एक कंज्यूमर डायरेक्टली प्लाईवुड को यूज कर सकता है? नहीं सर, जब तक कि उससे गुड्स नहीं बनेगा, जैसे फर्नीचर हो गया, रैक हो गया, अलमीराज हो गए, तब तक वो यूज नहीं कर सकता। तो याद रखोगे ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक, ये फाइनल गुड्स नहीं है। अगर इससे हम लोग फर्नीचर बना ले तो फिर वो फाइनल गुड्स हो गया। समझ में आ गया? तो इंटरमीडिएट गुड्स कैसा गुड्स होता है? जो अभी तक रेडी टू यूज नहीं है, जो अभी तक रॉ मटेरियल है या अर्ध विकसित है, आधा ही बना है, अभी आगे प्रोसेस में वो जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स को बनाने के लिए जो भी गुड्स हेल्प में आती है वो हमारा कैपिटल गुड्स है। जस्ट लाइक अ मशीनरी। याद रखोगे, मशीनरी। अब हम मशीन भी खरीदेंगे, जैसे हमारा कपड़ा का बिजनेस है, हम प्रोडक्शन करते हैं कपड़े का, तो कपड़ा जब हम खरीद कर लाते हैं तो वो मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। अच्छा, को कपड़ा को सिलने वाली मशीन जब हम खरीद कर लाते हैं तो मेरा कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। तो देखिए, इससे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, आप इसको आसानी से लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। तो याद रखोगे, स्टॉक और फ्लो का मतलब सर क्या होता है ये बता दें, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो याद रखोगे, हिंदी में स्टॉक को स्टॉक ही कहते हैं, फ्लो को प्रवाह कहते हैं। ठीक, अब स्टॉक मतलब हमारे पास जो स्टॉक है एक जगह जमा है, और फ्लो मतलब जो बह रहा है। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बात करूं वाटर इन अ टैंक,
एक टैंक में पानी है तो वो क्या है, मेरे पास स्टॉक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप शूज खरीदने जाते हो, दुकानदार से बोलते हो भैया ये शूज दिखाना, बोलता अभी स्टॉक में नहीं है, मतलब उसके गोडाउन में अभी नहीं है, दैट इज स्टॉक। तो अभी एट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास है, आप लोग देखिए आपके पॉकेट में 500 रुपए का नोट है, या आपके पॉकेट में अभी कितने पैसे हैं, दैट इज द स्टॉक। अभी हमारे पास जितने पैसे हैं वो हमारा स्टॉक है। एक साल में हम कितना कमा लेंगे, दैट इज द फ्लो। एक साल में, क्योंकि वो कम होगा ज्यादा होगा फ्लो करेगा, तो याद रखोगे एक साल में हम लोग जितना कमाएंगे वो मेरा फ्लो है। इसमें से शॉर्ट नोट्स आएंगे कैसे, वो ध्यान से देखें। स्टॉक, नो टाइम डायमेंशन, याद रखोगे स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसमें टाइम डायमेंशन है, किसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, तो आप याद रखोगे स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। फ्लो में टाइम डायमेंशन है, डे, ईयर, एक साल में हम कितना पैसा कमा लेंगे। अभी मेरे पास कितना पैसा है, दैट इज स्टॉक। एक साल में हम कितना पैसा कमा लेंगे, दैट इज फ्लो। अभी हमारे टैंक में कितना पानी है, दैट इज स्टॉक। 15 मिनट में कितना भर जाएगा, दैट इज द फ्लो। अगर फ्लो ज्यादा रहा तो 15 मिनट में भर जाएगा, फ्लो कम रहा तो 15 मिनट में नहीं भरेगा, तो 15 मिनट के बाद, समझ में आ रही है। तो इसमें टाइम डायमेंशन है, ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। मैंने बताया ना 15 मिनट के बाद, एक साल के बाद, 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो ये क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपके पास कितना पैसा है, समझ में आ गया। तो जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं उस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं तो हमारा स्टॉक है, और अगर हम लोग आगे की बात कर रहे हैं तो वो मेरा फ्लो है, याद रखोगे। तो इसके एग्जांपल्स कुछ कुछ हैं, आप लोग देख लोगे, वो मैं बता दे रहा हूं 2-4। जैसे स्टॉक में सर क्या क्या आएगा, हमने जो अभी कैपिटल लगाया वो मेरा स्टॉक है। लेबर फोर्स, हमने जितना भी लेबर फोर्स लगाया वो हमारा स्टॉक है। वाटर इन अ टैंक हमारा अभी स्टॉक है। अच्छा सर फ्लो क्या है, वाटर इन अ रिवर, रिवर पानी बह रहा है, ठीक है, नदी में पानी बह रहा है, ये तो फ्लो है, सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा हम लोगों का इनकम, इनकम क्या है, तो सर हमारा इनकम टोटल एक साल का इनकम, तो एक साल का होगा ना, तो हमारा क्या हो गया, वो फ्लो हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूछे जा सकते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो। याद रखोगे अगर फ्लो ऑफ इनकम आता है आपका तो आपको ऐसा चार्ट बना देना है। फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक। अब हम लोगों का होता क्या है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होगा तो फर्म को इनकम होगा। अच्छा इनकम होगा तो फिर वो जाकर खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो फिर वो जाकर किसको मिल जाएगा, फिर फर्म को मिल जाएगा। फर्म फिर से प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन फिर जाकर इनकम होगा। तो याद रखोगे ये है क्या, फ्लो ऑफ इनकम, कि हम लोग हमारा इनकम होता है, इनकम को हम खर्च करते हैं तो जो पैसा खर्च करते हैं वो फर्म को मिलता है, और फर्म फिर से प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करके फिर से इनकम कमाता है, फिर से खर्च करता है। समझ में आ गई बात। तो ये है फ्लो ऑफ इनकम, ठीक। इसमें सर आगे क्या पढ़ना है, तो इसमें याद रखोगे फ्लो ऑफ इनकम में 4 सेक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, पहले हाउस होल्ड सेक्टर। याद रखोगे इसमें फर्म हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये इसको इफेक्ट करता है। आप लोग सामान, ये तो पता ही होगा हाउस होल्ड सेक्टर मतलब घर के लिए, तो घर के लिए हम लोग सामान खरीदते ही हैं, हमारा इनकम भी होता है और हम खरीदते भी है। दूसरा कौन सा होता है सर, हाउस होल्ड के बाद दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। अच्छा क्या प्रोड्यूसर भी खरीदता है सामान, हाँ भाई हाँ, वो रॉ मटेरियल के लिए तो खरीदेगा ही, वो तो लेबर फोर्स को खरीदेगा ही। तो याद रखोगे कहीं ना कहीं हम किसको यूज करते हैं, हाउस होल्ड को यूज करते हैं, ठीक है, हम उनका लेबर फोर्स लेते हैं, ठीक, समझ में आ गई। तो फर्म भी यहां पर इफेक्ट करती है। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। क्या गवर्नमेंट भी सामान खरीदती है, क्या गवर्नमेंट भी परचेस करती है, हाँ भाई हाँ करती होगी। कैसे, अगर वो सड़क बनाती है तो कंक्रीट जो लगता है वो सब क्या वो चुरा कर लाती होगी। अच्छा कहीं स्कूल बनवाना हो तो ईंट सीमेंट्स क्या वो चुरा कर लाएगी, नहीं, वो भी खरीदती होगी। तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है, दूसरा फर्म सेक्टर खरीदता है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी सामान खरीदती है, तो वो भी सर्कुलर फ्लो को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब इफेक्ट करती है किसको, फ्लो ऑफ इनकम को। एंड द लास्ट वन एक्सटर्नल सेक्टर्स, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं जो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू भी हमारा जो फ्लो ऑफ इनकम है वो इफेक्ट करता है। तो 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया फर्म सेक्टर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। अब फ्लो ऑफ इनकम में आपको ये पढ़ लेने हैं, समझ में आ गई बातें। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीकेज ऑफ इनकम। बहुत ध्यान से देखोगे, अगर शॉर्ट में आता है आप तो लिख सकते हो। लीकेज ऑफ इनकम क्या होता है, लीकेज तो समझ ही रहे हो, रिसाव, इनकम आय का रिसाव, हिंदी में उसको कहते हैं लीकेज ऑफ इनकम। समझोगे, अगर मान लो कि प्रोडक्शन करके किसी ने 100 रुपए कमाए, तो वो फिर क्या करता है, 100 रुपए खर्च कर देता है,
और फिर वो 100 रुपया क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में लग जाता है, फिर वो 100 रुपया, तो ये 100 रुपया घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है। समझ में आ गई बात। लेकिन कभी कभी हाउस होल्ड क्या करते हैं, 100 रुपए जब वो कमाते हैं तो 100 रुपए में से 20 रुपए सेविंग कर लेते हैं, ठीक। तो अब वो एक्सपेंड कितना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए। अब 80 रुपए ही प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा और फिर इनकम में 80 रुपए ही आएगा। तो यहां कहीं ना कहीं लीकेज हो गया, इसको कहते हैं लीकेज ऑफ इनकम। जब फ्लो ऑफ इनकम में से कुछ पैसे सेविंग कर लिए जाए, तो सेव कर लिए जाए, उसको हम लोग लीकेज ऑफ इनकम कहते हैं। समझ में आ गई बातें। दूसरा होता है इंजंक्शन, इंजंक्शन ऑफ इनकम, आय का अंतक्षेपण। सर ये क्या होता है, तो याद रखोगे सेविंग के अलावा बाकी किसी कारण से अगर हम लोग पैसा निकाल लें फ्लो ऑफ इनकम में, याद रखोगे अदर देन सेविंग, सेविंग के अलावा किसी भी कारण से अगर हम पैसे फ्लो ऑफ इनकम से निकाल लें तो उसको हम लोग इंजेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, इंजेक्शन ऑफ इनकम कहते हैं। समझ में आ गई बातें। चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। याद रखोगे नेशनल इनकम, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान से पढ़नी है। नेशनल इनकम में आप पढ़ लोगे एनएनपीएफसी, जीडीपी, ये सारी चीजें हैं, आप शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से ध्यान से ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। हम बता रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशन, पूरे देश का इनकम। तो पूरे देश का इनकम हमारे देश ने कमाया कैसे, समझ में आ गई बातें। तो हमारा देश कमाता कहां से है, जो हम लोग यहां उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उससे, और कुछ पैसा बाहर से। जैसे इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे कि मेरे 2 बेटे हैं, ठीक, मुझे इनकम कहां से होगा, दोनों जब पैसा मुझे देंगे, तो मेरा एक बेटा जो है वो इंडिया में रहता है और दूसरा बेटा जो है वो अब्रॉड में रहता है, बाहर विदेश में रहता है। तो दोनों जो पैसे भेजते हैं, दोनों का पैसा मिलाकर जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरा टोटल इनकम होगा। तो देश में भी नेशनल इनकम हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, हमारे यहां का जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो और बाहर से जितना पैसा आया वो, जिसको निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। याद रखोगे वैल्यू एडेड मेथड मतलब जितने लोगों ने कमाया है उसका वैल्यू जो आया उसको ऐड करते जाओ, जिसमें हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, NNP FC इज इक्वल टू, याद रखोगे हम लोग इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखिए इसका एक न्यूमेरिकल भी आने वाला है आपको, और न्यूमेरिकल के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। इसमें 3 न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपको, पूरे 12th के एग्जाम में 3 न्यूमेरिकल आने वाला है। एक डिमांड से आने वाला है, एक नेशनल इनकम से आने वाला है, और आपका एक कॉस्ट से आने वाला है, ठीक। तो मैं तीनों पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लोगे, जिससे आपको अच्छे खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, याद रखोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इससे हम लोग, तो सर ये है क्या, वैल्यू एडेड मेथड है क्या, ये जरा बता दें। तो ध्यान से सुनोगे, मान लो कि मैंने एक लकड़ी काटी, ठीक, लकड़ी काटी और 100 रुपए का सामान मैंने 150 रुपए में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 50 रुपए का। अच्छा, वो सामान वो खरीदा कितने में, 150 रुपए में, उससे उसने प्लाईवुड बनाया और प्लाईवुड बनाकर 200 रुपए में बेच दिया, तो इसको कितने का फायदा हो गया, सर 50 रुपया। अच्छा, वो जो प्लाईवुड वाला था 200 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में फर्नीचर बनाकर बेच दिया, चेयर बनाकर, तो यहां उसको कितना का फायदा हो गया, सर 100 रुपए का फायदा। तो टोटल एडेड करते जाएंगे, 50 50 50 100 200 रुपए का हमको फायदा हो गया। तो कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितना में हमने सेल किया ये हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब हमने जितना में परचेज किया था, तो 100 रुपए में खरीदा था, 300 रुपए में बिका, तो बीच का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सेल माइनस परचेज माइनस टैक्स, ठीक है। ये मैथ्स में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, NIT क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आप देख लोगे। तो ये हो गया वैल्यू एडेड, देखो ऐड कर रहा हूं ना मैं सबका वैल्यू, तो जो जितना कमा रहा है उसका वैल्यू हम ऐड करके निकाल लिए, वैल्यू एडेड मेथड है। अच्छा सर, दूसरा क्या है मेथड, इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब, अच्छा लोग पैसा कमाते हैं ना, हाँ, मैंने घर किराए पर लगाया तो क्या मुझे रेंट मिलेगा, हाँ भाई हाँ मिलेगा। अच्छा, मैंने किसी को लोन दिया तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर हाँ मिलेगा। मुझे रॉयल्टी मिलेगी, हाँ। अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी स्कूल में, हाँ सर हाँ मिलेगी।
समझ में आ रही है, फीस मिलेगी। तो ये सारी चीजें मेरी क्या है, इनकम है। हर लोग हर तरह से कमाते हैं, कोई वेजेस, कोई मजदूरी कमाता है, कोई सैलरी कमाता है, किसी को रेंट मिलता है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं सारे के इनकम को जोड़ दूं तो क्या देश का इनकम नहीं निकल जाएगा? हाँ सर। तो दूसरा मेथड कहलाता है इनकम मेथड, जिसमें हम लोग सारे के सारे इनकम को जोड़ देते हैं, तो हमारा इनकम मेथड हो गया, ठीक। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सर आपने तो कहा नेशनल इनकम, इनकम निकाल रहे हो तो एक्सपेंडिचर से कैसे? हाँ, याद रखोगे एक्सपेंडिचर मेथड, हर कोई खर्च करता है और खर्च कितना करता है, जितना वो कमाता है। तो याद रहेगा, हम खर्च कितना करते हैं, जितना हम कमाते हैं। समझ में आ गया? अगर हम 10,000 कमाते हैं तो हम 10,000 खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी करोड़ों कमाते हैं तो वो करोड़ों खर्च करते हैं। तो याद रखोगे एक्सपेंडिचर मेथड में जितना हम खर्च करते हैं, अगर हम सारे खर्चों को जोड़ दें तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, नेशनल इनकम निकल जाता है। तो 3 मेथड हैं, आप बुक्स में आराम से पढ़ सकते हो, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये आने के चांसेस हैं आपके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी। मनी मतलब मुद्रा। देखिए मनी और मनी उसके फंक्शंस आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। तो याद रखोगे मनी, अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो मनी लिख सकते हो, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। समझ गए? कहने का मतलब यह है कि वो सारी चीजें मुद्राएं कहलाएगी या मनी कहलाएगी जो मनी का काम करती है। जैसे आपका चेक हो गया, जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया, या फिर कोई हम लोगों का प्रीशियस मेटल हो गया। तो कोई भी चीजें जैसे कॉइन्स हो गया, तो कोई भी चीजें जो पैसे का काम करे, जिससे हम इजी टू एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सारा का सारा मनी है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद रहे तो इतना कम से कम लिख दोगे, मनी इज व्हाट मनी डज, और उसके बाद ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दोगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। समझ में आ गई बातें? ये आपको लिख देना है। मेन टॉपिक और क्या पढ़ना है आपको, मनी और उसका फंक्शन, ठीक। तो याद रखोगे मनी और उसके बाद मनी का फंक्शन आपको पढ़ लेने हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहला जो है प्राइमरी फंक्शन, याद रखोगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसकी हिंदी है विनिमय का माध्यम। समझ में आ गई? विनिमय का माध्यम। हम लोग इजी टू एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। पैसा है तो हम कुछ भी चीज कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक। पहला ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। अच्छा, उसी में और क्या है सर, मूल्य का मापक, मेजर्स ऑफ वैल्यू। याद रखोगे मेजर्स ऑफ वैल्यू। आज हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स थी, बार्टर एक्सचेंज में क्या था, हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद अभी पढ़ेंगे बार्टर एक्सचेंज, याद रखोगे। तो अभी पहले मनी का फंक्शंस पढ़ लेते हैं। मनी का फंक्शन क्या है, मेजर्स ऑफ वैल्यू। हम लोग इससे इजी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग सोना क्या वैल्यू है, इस पेन का वैल्यू कितना है, अच्छा एक हाथी कितने में आएगा, हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था ना, हम लोग का एक्सचेंज करते थे। हम लोग क्या करते थे, चावल के बदले दाल के बदले सोना, ठीक। अगर मान लो मैंने 1 बोरी चावल दिया तो क्या मैं उससे 1 बोरी सोना ले लूं? नहीं। ये प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज में, क्योंकि हम लोग एक्सचेंज करते थे। तो 1 बोरी चावल के बदले 1 बोरी सोना नहीं, तो हाउ मच, कितना ले, क्योंकि हम लोग उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। उसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया मनी ने। तो मनी के आने से हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको तो पता है ना कि चावल सस्ता है और सोना जो है वो महंगा है, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं पर कैरेट के अकॉर्डिंग। चावल जो है पर केजी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो दूसरा है मेजर्स ऑफ वैल्यू, ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। याद रखोगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हम किसी को फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। ये मनी का कार्य है। देखिए फंक्शन ऑफ मनी, मैं जितना बोल रहा हूं आप लोग नोट डाउन करते जाओगे और उसको पढ़ लोगे, मैं समझा भी रहा हूं। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है भविष्य में भुगतान करना, भविष्य का भुगतान करना। अगर किसी को हमको आगे चलकर पैसे देने हैं तो मैं धीरे धीरे पैसा जमा करूंगा और पैसे से फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं, किसी ने कहा कि मुझे चलो इतना सारा दूध दे देना, मिल्क, तो क्या मैं मिल्क को स्टोर कर सकता हूं, मैं फ्यूचर में पेमेंट कर पाऊंगा? नहीं सर। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डेफर्ड पेमेंट, मतलब भुगतान हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। फिर क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने भी बताया पैसे को जमा किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीजों को, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स आएंगे तो वो खराब हो सकते हैं, समझ आया, उसको जमा नहीं किया सकता। और पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसका हिंदी होता है मूल्य का संचय करना, ठीक है, मूल्य का संचय कर लेना। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
हम आसानी से पैसा एक जगह, अभी आप लोगों को फोन पे करना है, गूगल पे करना है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह। मेरा भाई दिल्ली में है, ठीक है, वहां से उसने फोन किया कि भाई घर नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहां से तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके पास पैसा आ गया और वो वहां से वो क्या करेगा, घर खरीद लेगा। समझ में आ गया। अच्छा, यहां मेरी एक गाड़ी है, मैं जा रहा हूं अब्रॉड शिफ्ट होने, मैं यहां पर गाड़ी बेचूंगा, वो पैसे लूंगा, ट्रांसफर करूंगा अकाउंट में, वहां जाकर पैसे निकालूंगा और वहां गाड़ी खरीद लूंगा, तो ये गाड़ी वहां चली जाएगी। समझ में आ गई बातें। अच्छा, पैसे नहीं होती तो क्या होता, पैसे नहीं होती तो मुझे कहीं ना कहीं हनुमान जी को बुलाना पड़ता और बोलना पड़ता कि भाई मेरा घर उठाओ और उठाकर ले जाओ वहां पर। समझ में आ रही बातें। तो हमें उठाकर यहां से वहां ले जाना पड़ता। समझ में आ गया। तो ये मनी के आने से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। क्या, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या फंक्शन हो सकता है सर इसका, तो कंटीजेंट फंक्शन है। देखिए इसके तीन तरह के फंक्शन है, मैंने बता दिया, प्राइमरी फंक्शन, दूसरा उसके सेकेंडरी फंक्शन है और तीसरा कंटीजेंट फंक्शन है। कंटीजेंट फंक्शन में क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, पैसे के आने से हम लोग उधार दे सकते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है साख का नियंत्रण, सॉरी साख का आधार। ठीक है, तो हम लोग इसके पैसे के आने से हम लोग उधार पैसा दे सकते हैं। दूसरा क्या है, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सामाजिक आय का वितरण का आधार है। ठीक है, कौन कितना ज्यादा कमाता है कम कमाता है, पैसे के आने से ही ये हमारा हुआ। ठीक है, ये एविल्स भी है, ये बुराइयां भी हैं कि हम लोग में डिस्पैरिटीज आ गई। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का आय कितना है वो जांच सकते हैं, ठीक, नाप सकते हैं। फिर है बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड द प्रोडक्शन, अधिकतम संतुष्टि। याद रखोगे पैसा सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। हाँ सर, हाँ ऐसे, ध्यान से सुनिए कैसे। अगर आप कहीं काम करते हो, आप कहीं भी काम करते हो, काम किस लिए करते हो, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। ठीक, अगर आप रोटी कपड़ा, बेसिक नीड्स के लिए काम क्यों किया जाता है, बेसिक नीड्स के लिए रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपका बॉस कहता है कि भाई तुम पैसे मत लो, तुम मुझसे रोटी कपड़ा और मकान ले लो, मैं तुम्हें चावल दे देता हूं, मैं तुम्हें आटा दे देता हूं, मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूं, मैं तुम्हें घर का किराया दे देता हूं, मैं ही दे देता हूं, तुम पैसे मत लो, तो क्या आप बोलोगे, नहीं भाई नहीं, हमको पैसे ही दे दीजिए, हम जाकर खुद खरीद लेंगे। हाँ या ना। तो यहां पर याद रखोगे, अगर मैं वही चीजें आपको खरीद कर सामान दूं, प्रोडक्ट दूं, तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं पैसे आपको दे दूं तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो मनी कहीं ना कहीं आप लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए हर जगह पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, कैपिटल को लिक्विड और मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं पूंजी लगा सकते हैं। तो याद रखोगे एक और फंक्शन आ गया मनी का कि हम लोग पूंजी लगा सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। पैसे से ही बिजनेस स्टार्टअप होता है, पैसा लगाए, कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए और पैसा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, हमारे पास शोधन क्षमता की गारंटी होती है। मतलब हमारे पास पैसा है तो हम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब होता है हु आर लाइबल टू पे, जिसके पास पैसे हैं, जिसका दिवालिया नहीं निकला है। तो पैसा है मतलब आप कहीं से कर्ज ले सकते हो, आप लाइबल टू पे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका दिवालिया निकल गया। दिवालिया समझते हो ना, आपने सुना भी होगा, दिवाली, दिवाली में पटाखे छूट जाते हैं, मेरे भी पटाखे छूट गए, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा दिवालिया निकल गया। समझ गए। तो याद रखोगे दिवालिया और सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, याद रखोगे। सॉल्वेंसी मतलब जिसके पास पैसे हैं, इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसे नहीं है। तो ये पैसे हैं नहीं है किसके कारण हो रहा है, पैसे के कारण। तो ये भी इसका एक फंक्शन है जिससे हम पता लगा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, बियरर ऑफ ऑप्शन, याद रखोगे निर्णय की वाहक। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और बियर कर सकते हो, किसी को पैसा दे सकते हो, किसी से पैसा ले सकते हो। ये सारे फंक्शंस है तो आप मिला जुला कर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके मनी और मनी के फंक्शन। इसके बाद सर मेन और क्या टॉपिक है इसमें पढ़ने लायक, बार्टर एक्सचेंज मुझे लगता है जहां तक आने चाहिए आप लोगों को। बार्टर एक्सचेंज बचपन से आप पढ़े हो, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम लोगों के पास क्या, हमारे यहाँ पैसे का प्रचलन नहीं था, मनीज नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे। चावल दो दाल लो, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं ना, अपने पड़ोस वाले से क्या करते हैं, भैया एक कटोरी चीनी देना, और चीनी के बदले फिर कुछ ले जाकर उसको हलवा दे देते हैं। समझ में आ गया। तो ये था बार्टर एक्सचेंज, पहले हम लोग यही करते थे। सर इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम्स को।
पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, हिंदी में कहोगे दोहरे संयोग का अभाव। कहने का मतलब है किसी के पास चावल है, मुझे चावल चाहिए, मैंने उससे चावल मांगा, और मेरे पास दाल है लेकिन उसको दाल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी किसी और के पास है और हाथी वाले को चीनी चाहिए, चावल नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम थी। तो मैं जब चावल वाले से मांगता था कि भैया मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें दाल देता हूं, तो वह कहता है मेरे पास दाल तो ऑलरेडी है, मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हाथी चाहिए। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, आपको जो चाहिए मेरे पास नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया पहला ड्रॉबैक्स, याद रखोगे बार्टर सिस्टम का। दूसरा क्या था, क्रय शक्ति में संचय में कठिनाई, ठीक है, डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे, हम किसी भी चीज को जमा करके नहीं रख सकते। जैसे मैंने एक घर खरीदा, अभी घर खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसे जमा करके रखे, 20-25 लाख रुपया हो गया, दे दिए और घर खरीद लिए। अच्छा, मैंने एक घर खरीदा, वो कहता है कि घर के बदले मुझे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। अब मैं रोज एक एक मिल्क जमा कर रहा हूं, 20 साल तक मिल्क जमा कर पाऊंगा क्या, नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम थी मनी नहीं रहने की वजह से, कि हम कोई भी चीज को स्टोर इतने लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक्स था। तीसरा क्या था, लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट्स ऑफ वैल्यू। अभी पैसा क्या है, ऑल ओवर इंडिया चले जाइए, कहीं भी पैसा कहीं भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी मना नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है, क्योंकि आरबीआई के उसमें गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, उसमें सिग्नेचर होता है और उसमें लिखा रहता है आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 100 रुपए का नोट है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, वो वचन देता। अगर कोई उसको लेने से मना कर दे तो आप उस पर केस भी कर सकते हो। समझ में आ गई बातें। तो मनी जब नहीं थी तो हम लोग कोई और सामान देते थे, तो वो तो लेने से मना कर सकता है ना, वो तो बोल सकता है कि हम नहीं लेंगे, हम ये चीज नहीं लेंगे। जैसे अभी आप जाते हो तो ऑनलाइन पेमेंट बोलता है ना, ऑनलाइन नहीं लेंगे, कोई बोलता है ले सकते हैं, कोई ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन पैसा अगर कैश आप किसी को दे रहे हो तो कोई मना नहीं करेगा, नहीं कैश नहीं लेंगे, कैश सब जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कॉमन। तो ये जो था बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, हर जगह वो एक्सेप्ट नहीं होता था एक्सचेंज करना, ठीक, कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं था। उसके बाद क्या है, डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज, वस्तु विभाजन में कठिनाई। मैंने क्या किया, हाथी वाले को कहा अच्छा भाई हाथी वाला ले लो मुझसे केले, मुझसे केले ले लो। केले कैसे होते हैं, दर्जन में, मैंने 1 दर्जन केले दिए, अब वो हाथी कैसे देगा, हाथी काट के थोड़े देगा। समझ में आ रही है। अच्छा, किसी के पास ऑयल है, ऑयल तो लीटर में होता है, मेरे पास केले डजन में, और किसी के पास चीनी केजी में, तो समझ रहे हो सबका अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, यूनिट्स कैसे नापा जाए, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। अभी ना है कि सबका हम लोग वैल्यू मनी में लगा सकते हैं कि 12 पीस 1 दर्जन केले का वैल्यू कितना है, 1 किलो चावल का वैल्यू कितना है, 1 लीटर ऑफ ऑयल कितना है, एक हाथी का वैल्यू कितना है, हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट जो लास्ट था वो था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, भविष्य में भुगतान करना। मैंने अभी भी बताया डेफर्ड पेमेंट, इसका जो ड्रॉबैक्स था, देखिए इसके जो जितने भी बार्टर एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स हैं, मतलब आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे उसके फंक्शन और मेरिट्स बन जाते हैं, किसके, मनी के, क्योंकि उसकी वजह से ना मनी आया। तो आपको एक याद करना है तो दूसरा आपका खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपका मिस हो गया है तो कुछ ना करें, अभी वीडियो को पॉज करें, फिर से पीछे करें और पीछे करके ये सारे पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि ये पॉइंट्स भी लिख दोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको मनी, उसका फंक्शन, बार्टर एक्सचेंज, उसके ड्रॉबैक्स, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और इसको ये पॉइंट सारा मैंने बता दिया पढ़कर, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि ये सारा क्या है। समझ में आ गई। चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एविल्स ऑफ मनी, मनी की बुराइयां, पैसे की बुराइयां क्या हैं वो याद रखोगे। तो सबसे पहला जो बुराई है मनी का वो है कि प्रमोट्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम, कहीं ना कहीं वो ऋण मतलब लोन का प्रमोशन करता है। मनी, पैसे के आने से ही क्रेडिट सिस्टम इतना बढ़ गया, अगर पैसा नहीं होता तो क्रेडिट सिस्टम इतना नहीं बढ़ता। मतलब उधार, आजकल जिसके पास पैसे नहीं भी है, देखिए ईएमआई पर सारी चीजें मिल रही है। तो अब क्या होता है ना कि धनतेरस पर मेरे पड़ोसी कार लेकर आए, ठीक, अब मेरा पड़ोसी जब कार लेकर आया तो मेरी देहाती वाइफ ने कहा कि भाई वो कार लेकर आया है तो आप भी जाकर लेकर आइए कार। मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं थी कि कार में खरीदता,
तो उसने बताया कि चलो ईएमआई पर खरीद लेते हैं, बैंक वाले ने भी फोर्स करके मुझे दिलवा दिया। अब क्या हुआ, कार तो आ गई, अब कार को चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, अब मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, फिर भी मैं कार को अब रख रहा हूं और ईएमआई धीरे धीरे पे कर रहा हूं, धीरे धीरे पे कर रहा हूं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है, वो क्रेडिट सिस्टम होने के कारण वो खरीद लेता है और कहीं ना कहीं वो पैसे का जहां अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वहां ना करके वो कहीं और उसका यूटिलाइजेशन कर देता है। तो क्रेडिट सिस्टम इससे बढ़ जाता है। और क्रेडिट सिस्टम बढ़ने से क्या बुराइयां आती है सर? ये तो अच्छी बात है कि आपके पास भी कार आ गई, नहीं नहीं, याद रखोगे यहां पर क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, सारे लोग मांगने लगते हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे। अच्छा, मैं क्यों संतुष्ट था पहले? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था, कार नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब मैं कार खरीद सकता हूं क्योंकि मुझे उधार पे मिल जाएगा, मैं उसको ईएमआई पे कर सकता हूं। तो सारे लोग डिमांड करने लगेंगे। अच्छा, डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ भाई, सारे कोई मांग रहे हैं मोबाइल, अब सारे लोग खरीद रहे हैं क्योंकि सबको क्या है, 1000 रुपए महीना देना है, आईफोन आ जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो इससे क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, और जैसे ही किसी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। समझ में आया? ये बुराई हो गई, इसी की वजह से महंगाई और दर बदर बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर? दूसरा पॉइंट कहता है कि ये इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी का स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसी की वजह से हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वितरण में असमानता। पैसे के कारण ही अमीरी और गरीबी हो रही है, पैसे के कारण ही हमने असमानता आ रही है। आप लोग अमीर इंसान हो, मैं गरीब इंसान हूं, ये किसके कारण हुआ? पैसे के कारण। समझ में आ गई बातें? तो असमानता किसके कारण हो रहा है? ये भी एक बुराई है पैसे का। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकता है? नेक्स्ट पॉइंट है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब याद रखोगे, हिंदी में अगर देखा जाए तो वर्ग संघर्ष, वर्ग जो है वो संघर्ष कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसकी वजह से? पैसे के कारण। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और उससे और ज्यादा पैसे कमा ले रहा है। अच्छा, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो तो बेचारा जैसे तैसे करके सिर्फ अपना रोटी जुगाड़ कर पा रहा है, उसके पास तो पैसे ही नहीं कि वो सेविंग करे और इन्वेस्टमेंट करे, तो वो और गरीब होता जा रहा है। और अमीर कहीं ना कहीं चाह रहा है उसके और वो रोटी भी छीन ले उससे। समझ में आ रही बात? तो इससे क्लास स्ट्रगल और बढ़ जाता है। ठीक, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। नेक्स्ट क्या है? मोरल लेवल्स। आज भाई भाई का दुश्मन है, ठीक, भाई बहन का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है। किसकी वजह से? पैसे की वजह से। मोरल, किसी की डकैती हो रही है, किसी की चोरी हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसकी वजह से? पैसे की वजह से। अगर आज पैसे नहीं होते तो मोरल लेवल्स कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता। समझ में आया? तो मोरल लेवल्स का जन्मदाता कौन है? पैसा। पैसे के कारण ईर्ष्या होती है, पैसे के कारण ही जलन होती है और जलन से ही इन सब का जन्म होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि हम लोगों का सामाजिक दोष, सोशल एवल्स, सामाजिक, समाज के तौर पर भी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम बहुत बुरी नजर से देखते हैं। देखो वो पैसे के लिए क्या कर रहा है, वो देखो पैसे के लिए वो कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो पैसे के लिए वो इतना घिनौना काम करते हैं जो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत काम है। आप लोग देखते हो ना, कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है या फिर कोई और दूसरी काम कर रहा है, कोई किसी के घर में काम कर रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, तो हम लोग समाज के दृष्टि में वो छोटा काम कर रहा है। लेकिन भाई क्या करे, पैसे के कारण ही वो ये सब काम करता है। अगर उसको पैसे की कमी नहीं होती तो किसे लगता है कि वो ये काम करे? समझ में आया? तो ये भी इसका एवल्स है। ये आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो, आपका बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंक। बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, जिसको हिंदी में केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। देखिए आपको दो बैंक्स पढ़ लेने हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास जो बैंक है, ये सारे कॉमर्शियल बैंक है, जो लोन देती है, जो डिपॉजिट करती है, अकाउंट खुलवाती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये हमारा कॉमर्शियल बैंक है। समझ गए? और बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक, जैसे मान लो आपके बैंक में कुछ पैसे हैं और वो बैंक जल गया, तो क्या आपको पैसे वापस मिलेंगे? हाँ, वो बैंक देगा जो बैंक जला है। अच्छा, वो देने से मना कर दे तो तब कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? तो याद रखोगे आरबीआई, क्योंकि बैंकों का बैंक है ये, सबका हेड। समझ गए? तो सारे बैंक के रेगुलेशन, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, वो कौन बनाता है? आरबीआई। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, हमारा पूरा सेंट्रल बैंक। तो आपको आरबीआई पढ़ लेना है, केंद्रीय बैंक।
और दूसरा उसके फंक्शंस पढ़ लेने। फटाफट मैं 2-4 फंक्शंस बता देता हूं। जैसे सबसे पहले लिखा है आपको मोनोपोली इन नोट इशू। नोट इशू कौन करती है? आरबीआई करती है। तो सारे नोट प्रिंट करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है, एक का नोट छोड़कर। याद रखोगे 1 का नोट आरबीआई इशू नहीं करती है। दूसरा क्या है? बैंकर्स एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की बैंकर है, एजेंट है और वित्तीय परामर्श देती है, वित्तीय परामर्श देती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये हेल्प करती है। ठीक है, कैसे? फाइनेंशियल, गवर्नमेंट को कभी कभी पैसा भी देती है, कभी कभी उसको मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करती है। तो दूसरा इसका ये फंक्शन है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तीसरा बैंक्स ऑफ बैंक। ठीक है, सारे बैंकों का बैंक है, ये आप याद रखोगे, की पॉइंट याद रखोगे, बैंकों का बैंक, बैंक्स ऑफ बैंक, ठीक, वो आरबीआई है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वहां आरबीआई में मिलेगा। मतलब अगर पैसे खत्म हो जाए, सारे लोगों के पैसे खत्म हो जाए या फिर बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़े, तो वो कहां जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। अभी मैंने बताया ना, आपके पैसे जल गए, बैंक आपको मना कर रही है देने से, तो आप कहां जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे। अच्छा, वो गांधी जी का नोट जिसमें गांधी जी हंस रहे थे, फट गया, गांधी जी रोने लगे, अब वो नोट किसी को दे रहे हो, कोई नहीं ले रहा है। आरबीआई कहता कोई बात नहीं, वो नोट मुझे दे दो, मैं एक्सचेंज करके नया नोट आपको दे दूंगा। एक्सचेंज होता है ना, बैंक से आप एक्सचेंज करवा सकते हो। तो वो जाती है सारी आरबीआई के पास, फिर आरबीआई उसको एक्सचेंज करके नया नोट प्रिंट कर देती है। समझ में आ गया? तो यहां पर देखोगे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, सबसे अंतिम यही है, कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। समझते हो ना? जैसे अभी हम लोगों का कुछ नहीं करना है। अभी अगर आप नहीं पढ़े हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मत्था टेकते रहो, सारा ऊपर वाला है, क्योंकि अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। नहीं सर, थोड़ा बहुत है। हाँ भाई हाँ, देख लो वीडियो, आराम से देखो, सारा कुछ पढ़ लो, अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है। खुद भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ, डिस्कस करो आपस में, और थोड़े बहुत कमेंट्स मुझे भी कर दो, बता दो कि हाँ सर बहुत अच्छा हो रहा है, या सर अच्छा नहीं हो पा रहा है, खराब हो रहा है। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गई बातें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के बाद कहता है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय को के कार्यों को। विदेशी विनिमय, देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जब हम बाहर से खरीदते या बाहर को बेचते हैं ना, तो बाहर से हम लोगों का फंड आता है, मतलब बाहर का पैसा डॉलर आता है, रुपीस। तो याद रखोगे डॉलर और रुपीस को जो हम लोग चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसका भी हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई रखती है। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका? नेक्स्ट जो है क्रेडिट कंट्रोल, उधार ज्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, उधार बढ़ते बढ़ते क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, इन्फ्लेशन जानते हो ना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मैं अभी थोड़ा डिस्कस कर दूंगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी, याद रखोगे। तो इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, महंगाई बढ़ जाएगी, किसकी वजह से? क्रेडिट की वजह से। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन से करने से सारे लोगों क्या करते हैं? उधार में सामान खरीदने लगते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है। अब डिमांड, मांग बढ़ गई, सब लोगों को चाहिए, तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूं ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही चीज है। मान लीजिए मेरे पास 2 पेन है और मांग रहे हैं 200 लोग, तो मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे तो उसका प्राइस बढ़ाऊंगा ना, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसा मिल जाए, क्योंकि मेरे पास तो 2 ही पेन बचे हुए हैं। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए अब धीरे धीरे क्लियर होगा। इकोनॉमिक्स इतना भी टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स अगर आप देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कहता है कि सारे बैंक्स को वो क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, लोन लेती भी है और लोन देती भी है। इसमें आपको याद रखना है, शॉर्ट नोट्स या आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। जब आरबीआई दूसरे छोटे छोटे बैंकों को, मतलब कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है, तो वो रेपो रेट पर देती है। मतलब अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, वो आरबीआई से कहती है भैया मुझे लोन दो, वो कहता है ठीक है लोन ले लो, मुझे इंटरेस्ट दो, और उस इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे रेपो रेट। अच्छा, कभी कभी आरबीआई को भी तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक, अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे अब लोन दो वापस। तो अब छोटे छोटे जो बैंक्स थे वो कहते हैं कि भैया जब हम लिए थे तो हमको तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, अब हम भी चार्ज करेंगे, लेकिन क्योंकि भाई हम तो हेड हैं, हम बोले ठीक है ले लो, लेकिन हम तुमको कम देंगे। तो हम जो रिवर्स देते हैं वो रिवर्स रेपो कहलाता है। मतलब अब हम जब लोन लेंगे तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम रिवर्स रेपो करेंगे। हमेशा रिवर्स रेपो से कम होता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेंगे ज्यादा लेकिन देने के टाइम पर देंगे कम, क्योंकि हम बैंकों के बैंक हैं। समझ में आ गया? हेड ऑफ द बैंक।
चलिए, ये था हमारा आरबीआई और उसका फंक्शन। जल्दी से फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट सीआरआर एंड एसएलआर। याद रखोगे सीआरआर अगर आता है आपका या एसएलआर आता है तो वो भी आप देख सकते हो। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या? आरबीआई हर बैंक को कहती है कि तुम मेरे यहां रजिस्टर्ड हो जाओ, ठीक। अच्छा, एक बैंक को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरबीआई के पास क्योंकि वो हेड है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन कितना होता है याद रखोगे, एक नया बैंक रजिस्टर्ड करने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। एक नया बैंक अगर आप खोलना चाहते हो और बैंक आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो 500 करोड़ रुपए आपको चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो गए, अब बैंक आ गए, उसके लिस्ट में आ गए, तो अब गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई कहती है अपने कॉमर्शियल बैंकों की भैया सुनो, तुम्हारे पास जितना भी कैश है ना उसका कुछ परसेंट मेरे पास रिजर्व रखो। जैसे 4% कैश रिजर्व रेशियो, सपोज दैट। तो जितना, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 4 रुपए मेरे पास रिजर्व रखो। कहीं तुम भाग गए तो सारे लोगों को तो मुझे पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम मेरे पास रजिस्टर्ड हो, मैंने उनको संतावना दे रखा है कि ये लोग भागेंगे नहीं पैसा लेकर, आप बैंक में जमा कर सकते हो। तो याद रखोगे कोई भी बैंक जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है उसको सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश का कुछ परसेंटेज। अभी 3 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा या 4 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। याद रखोगे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आप बुक्स में सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये अभी 20 to 23% ऐसा कुछ चलता है। अब गवर्नमेंट आरबीआई कहती है अपने कॉमर्शियल बैंकों की सुनो भाई, तुम्हारे पास कैश के अलावा लिक्विड फॉर्म में भी बहुत सारा कुछ होगा, क्योंकि बैंक में चेक भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, चेक तो समझते ही होंगे, बाकी बिल्स रिसीवल वगैरह बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो लिक्विड फॉर्म में और भी चीजें हैं उसका भी तुम कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व रखो। जितना भी लिक्विड फॉर्म में है उसका 20% या 23% या जो भी रिजर्व में रखो, और ये हर बार वो चेक करते रहती है ताकि कोई बैंक पैसा लेकर भाग ना जाए। कि तुम्हारे पास कितना भी तुम पैसा, ऐसा नहीं होता है ना कि बैंक क्या करती है, पैसा लेती है और उसी पैसा को किसी दूसरे को लोन दे देती है, फिर वहां से जो पैसा इंटरेस्ट आता है फिर उससे पेमेंट करती है। ये लेन देन करती है बैंक। बैंक का पैसा कमाती कहां से है? आपसे 100 रुपया ली, आपका जमा कर दिया, आपको बोली ठीक है, और ये 100 रुपया किसी और को उधार में दे दी। अब वहां से इंटरेस्ट कमाई 10 रुपया, 10 रुपये में 2 रुपया आपको इंटरेस्ट दे दी, 8 रुपया खुद रख ली। यही तो होता है। तो यहां पर क्या है, वही गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी तुम्हारे लिक्विड फॉर्म है उसमें से तुम कहीं ना कहीं 20% या 23% अपने पास रिजर्व रखो। इतना तुमको रिजर्व रखना ही पड़ेगा। तुमको ऐसा नहीं कि जितना पैसा है सबका सब तुम उधार दे दो, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर तुम भाग जाओ। हो सकता है ना कि किसी दिन किसी को पैसे की जरूरत पड़े, वो पैसा निकालने जाए एटीएम से, तो तुम्हारे पास तो पैसा नहीं, तुमने तो सारा लोन पे दे रखा है, तो इसीलिए तुम रिजर्व करके रखो। और ये हर 30-30 दिन पर वो चेक करते रहती है गवर्नमेंट, ठीक है, एसएलआर को। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या बैंकिंग में, मैंने बताया था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। याद रखोगे महंगाई, ऐसे आपको लिखना है, जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाए ना तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए ना तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना। अच्छा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना मतलब सर 100 रुपए का नोट 50 रुपए का हो जाना, 100 रुपए का नोट जो है वो 50 रुपए का हो जाना, वैल्यू ऑफ मनी कम तो यही हो गया ना। हाँ सर कैसे होगा, आधा आधा फाड़ देंगे तो नहीं, सुनोगे ध्यान से कैसे होता है, मैं शॉर्ट में एकदम बताता हूं। मान लो 10 साल पहले 1 kg ऑफ पोटैटोज, 1 किलो आलू कितने रुपए का मिलता था? 2 रुपए का, ठीक है। 10 साल पहले पूछ लोगे 2-3 रुपए 5 रुपए का मिलता था। आज 1 किलो आलू कितने का मिलता है सर? 20 रुपए का। मतलब पिछला 1 किलो आलू इज इक्वल टू 1 किलो आलू, दोनों तो बराबर है। तो पहले का 2 रुपया अभी के कितने के बराबर? 20 रुपया। मतलब पहले जो 2 रुपए में खरीद सकते थे अब कितने में खरीद सकते हैं? 20 रुपए में। तो 20 रुपए का वैल्यू कितना हो गया? 2 रुपया। तो वैल्यू मनी का क्या हो गया? कम हो गया ना। तो जब भी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। नॉर्मल देहाती शब्दों में कहा जाए तो महंगाई को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है, समझ गए। और इसी का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। अगर ये बढ़ जाए, इसी का उल्टा कर दे, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए तो डिफ्लेशन। जनरली डिफ्लेशन नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लेशन हर जगह होता है, महंगाई तो अभी हर जगह व्याप्त है। समझ में आ गई? चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए, इन्फ्लेशन के बाद आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लेना है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सारा कलेक्टिव वांट्स। मैंने बताया था ना माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या था? इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान क्या मांग रहा था, यहां पूरा देश क्या मांग रहा है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, पूरा देश में सप्लाई क्या हो रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, वो सेम ही है, आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या पढ़ना है? मेन पॉइंट याद रखोगे, कीन्स।
कीन्स ने एक थ्योरी निकाला था, ठीक है। इसमें उसने बताया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, कीन्स ने बताया है। तो हम लोग सबसे पहले कीन्स की थ्योरी को जानते हैं। कीन्स ने बताया क्या, ध्यान से सुनोगे। कीन्स ने बताया कि ह्यूमन का नेचर क्या है। ह्यूमन का नेचर ये है कि इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर तो बढ़ता है, ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा हम लोग खर्च भी बढ़ाते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर होता है सेविंग ज्यादा करना, वो चाहता है सेव ज्यादा करना। तो जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है उस रेट से हमारा क्या है, कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि हम लोग सेविंग ज्यादा करते हैं। सर इसको एग्जांपल में बताएं, ध्यान से सुनोगे। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, ठीक, मुझे 100 रुपए मिले, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई पार्टी वार्टी दो, मुझे कुछ खिलाओ, तो मैंने क्या किया, 100 रुपए में 70 रुपए खर्च कर दिए, ठीक। अच्छा आप बताओ तो, अगर मैं 200 रुपए मिले आपको, आपके पापा ने 200 रुपए दिए, अब अगर बोलेंगे खर्च करने के लिए 200 का 200 खर्च करोगे या 100 रुपए खर्च करोगे, 100 रुपए बचाना चाहोगे? सर 100 खर्च करेंगे और 100 रुपए सोचेंगे रख ले, ठीक। अच्छा 500 रुपए मिल गए तो आप क्या सोचोगे कि 200 ही खर्च करते हैं और 300 बचा लेते हैं। समझ में आ रही है बातें? अच्छा 1000 मिल गया, 1000 मिल गया तो क्या सोचोगे, अरे भाई 500 खर्च कर देते हैं, 500 बचा लेते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर ये याद रखोगे कि हम लोगों का यही चीजें होती है कि हम लोग का जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन नहीं बढ़ता। इसका एग्जांपल सुनिए कि अगर हम लोगों को 500 रुपए मिली तो हम 200 खर्च किए और 300 बचा लिए। ध्यान से सुनोगे, अगर 100 रुपए में हम 70 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 200 रुपए में 140, 7 दूना 14, 140 खर्च करना चाहिए था, लेकिन हम खर्च कितना किए, 100। और 100 रुपए में अगर 70 खर्च कर रहे हैं तो 5 में कितना करना चाहिए था, 7 पचे 35, 350 रुपए खर्च करने चाहिए थे, लेकिन हमने खर्च कितना किया, 200। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब पैसा हमारा इनकम बढ़ने लगता है तो हम लोग ज्यादा सेव पे ध्यान देते हैं। यही कीन्स ने थ्योरी बताया। समझ में आ गया? इसमें इन्होंने बताया एक ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में, हो सकता है आपका ये आ जाए। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब होता है, इन्होंने बताया कि जब आपका इनकम जीरो है, आप कुछ भी नहीं कमाते तो क्या आपका कोई खर्च होगा? सोचिए तो जरा, कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या आप कुछ खर्च करोगे? क्या बोलते हो? नहीं। हाँ भाई हाँ, अभी आप कितना कमाते हो? आप तो कुछ भी नहीं कमाते, लेकिन क्या आपका खर्च नहीं है? हाँ सर है हमारा खर्च। तो याद रखोगे जिसका इनकम जीरो रहे फिर भी वो खर्च करे तो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। या तो वो उधार लेकर खर्च करता है या तो अपने रखे पैसे में से खर्च करता है। तो इनकम जीरो होने पर भी हमारा खर्च नहीं रुकता, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आ गया? और उसके बाद एक फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको, मैंने बताया भी, न्यूमेरिकल में बता दूंगा आगे आपको। ये याद रखोगे, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने बताया ना, हर एक इनकम के बढ़ने से हमारा क्या होता है, हम लोग सेविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हो गया सेविंग, हर एक यूनिट के बढ़ने से हमारा सेविंग कितना है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हर एक यूनिट के बढ़ने से हमारा कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एमपीएस है। ठीक है, तो एमपीएस और एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एमपीसी, सर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम के होने से कंजम्पशन पे क्या चेंज आएगा? अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि सेव है इसीलिए इसका सेम फॉर्मूला हो जाएगा। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से हमारा सेविंग कितना चेंज होता है। समझ में आया? बस आपको निकालना है। अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो आप निकाल सकते हो कि अगर हमारा इनकम 100 रुपए था और 100 से 200 हो गया, हम खर्च कितना कर रहे थे, 70 रुपए, ठीक, और 70 से हम कितना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपए। तो चेंज इन अगर इनकम देखा जाए तो कितना है, 100, और चेंज इन कंजम्पशन देखा जाए तो कितना है, 30। तो अगर हम कंजम्पशन पर निकाले तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया, 30, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना हो गया, 100। मतलब अगर काटा जाए तो 0.30 आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते ही हो, बेरोजगारी। बहुत सारा बचपन से पढ़ते आए हो, जनसंख्या वृद्धि की वजह से है, हम लोग इलिटरेट हैं, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, इसकी वजह से हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोग टाइप्स पढ़ लीजिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऐसे करके आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कितने तरह के होते हैं। तो याद रखोगे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वैसी स्थिति होती है जिसमें लोग काम करने के योग्य तो हैं और प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, किंतु उन्हें काम नहीं मिलता। उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी, उनकी इच्छा तो है काम करने की लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। और दूसरा होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी, मतलब काम तो है लेकिन बोल रहे हो भैया हमने तो इतना पढ़ लिया, हम तो काम ही नहीं करेंगे। वो होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से आप काम नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया? काम तो है लेकिन आपको लग रहा है कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जो इनकम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, हमारी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, छोटा मोटा काम हम नहीं करेंगे। वो ऐच्छिक हो गया। और अनैच्छिक में आपके पास एबिलिटी है, आपके पास सब चीज है, आप उस मजदूरी रेट में काम भी करना चाहते हो लेकिन काम ही नहीं है, वो हो गया अनैच्छिक, मतलब इनवॉलेंट्री। क्लियर है? चलिए फटाफट चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको माइक्रो मैक्रो में पढ़ लेने हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मार्केट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मैंने बताया था वो आपको पढ़ लेना है। इकोनॉमिक एजेंट, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, मैंने बताया था वीडियोस में, वो पढ़ लेना आपको, ठीक है। बजट पढ़ लेना है, तो बजट मैं अभी बताने जा रहा हूं, बजट का मतलब क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई मैंने तो बता ही दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई पढ़ लेना आपको, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ लेना है। नेशनल इनकम, तीनों मेथड जो मैंने बताए हैं वो मेथड्स कर लेने हैं। मनी और उसके फंक्शन, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, उसके फंक्शन आपको कर लेने हैं। शॉर्ट नोट्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आपका आ सकता है, ये कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गिफन गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, क्रॉस डिमांड क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टैक्स आपको देख लेने हैं। टैक्स तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जब हम लोगों ने बाहर से खरीदा होगा तो हमने पेमेंट भी किया होगा, और जब हमने बाहर को बेचा होगा तो वहां से पेमेंट भी मिला होगा, तो इसी के डिफरेंस को, जो पेमेंट होता है उसके डिफरेंस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो ये सारी थी हमारी माइक्रो और मैक्रो का मैराथन। इसमें हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब एक बार आप इसको अगर भूल जाओ तो रिवाइज करके, संडे भी है, आप संडे में आप पूरा रिवीजन कर लें, सुबह से लेकर रात तक रिवीजन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर ले, जिससे आपके माइंड में आ जाए। और मंडे को जाएं और सारा का सारा लिख कर आएं, और लिख कर आएं तो मुझे जरूर कमेंट करें कि सर एग्जाम कैसा गया। समझ में आ गई बातें? तो ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं आपको, वो भी आपको कर लेने हैं। एक बार बहुत देख लोगे ध्यान से, बुक्स में भी आपके सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।